हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल किडो मूव। हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। हमने इस चैप्टर में सबसे पहले टिश्यू के बारे में देखा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि टिश्यू क्या होता है, और टिश्यू के बाद हमने प्लांट टिश्यू को स्टार्ट किया था। प्लांट टिश्यू मैंने आपको बताया था मेस्टेमेटिक टिश्यू। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो को देख लेना चाहिए, क्योंकि आप इससे पहले वाली वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको ये वीडियो ईजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से हम कंटिन्यूस उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हमें इजी समझ में आगे के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। तो एक रैपिड डिवीजन के लिए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मेस्टेमेटिक टिश्यू जो था वो डिफ्रेंशिएट हो गया था आपको 3 पार्ट में। मेस्टेमेटिक टिश्यू जो कि प्लांट का पार्ट था, मीन्स प्लांट के टिश्यू के अच्छे समझ में आई, या अगर आप वो वीडियो देख लिए हैं तो चलिए हम इस वीडियो में परमानेंट टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो मैंने क्या किया, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू पार्ट। इन द प्रीवियस चैप्टर we will discuss the मेस्टेमेटिक टिश्यू, that is the base part of the permanent tissue। वो पता चलेगा आपको जब हम परमानेंट टिश्यू को आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ लगाया है। अब एनसीईआरटी का पैराग्राफ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का एक बेस है। अगर बेस नहीं रहेगा तो हमारे नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए या हर एक एग्ज़ाम पर्पज़ के बेसिस के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी की लाइंस क्या कह रही हैं। एनसीईआरटी की लाइंस में है हमारे परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फाउंड बाय मेस्टेमेटिक टिश्यू। दे हैव, मैं सबसे पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खुद भी समझती हूँ, आपको भी समझाती हूँ। नहीं, लेट्स स्टडी टुगेदर माय डियर फ्रेंड्स। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय द मेस्टेमेटिक टिश्यू? They take up a specific role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissues. ओ माय गॉड, एनसीईआर ने कितनी बड़ी बड़ी लाइन कह दी। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग होंगे या स्टूडेंट्स के बेसिस पे होंगे या अलग अलग कैटेगरी में लोग होंगे, जिन बहुत से लोग जिनको कि ये तो जो मैं बोल रही हूँ पहले से ही पता होगा। देखते हैं, जिन्हें नहीं पता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है कि जब मेस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके जब वो फॉर्म्ड हो जाते हैं, तो मेस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेस्टेमेटिक टिश्यू होता है कि जो कॉन्टिन्यूस डिवीजन होने की प्रॉपर्टी होती है, कि जो बॉडी की प्राइमरी ग्रोथ करने में मदद करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि मेस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एपिकल मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इंटरकैलरी मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, और लेटर मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ये टिश्यू हमें ग्रोथ करने में प्लांट बॉडी की बहुत मदद करता है, और ये लाइफ जर्नी तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें कैपेसिटी होता है कॉन्टिन्यूस डिवीजन करने की। ओके, लेकिन जो मेस्टेमेटिक टिश्यू है उनके डिवीज़न के बाद कोई ऐसा फेज़ आता है कि उनके साथ क्या होता है, ये पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है एनसीईआरटी की क्या होता है, क्या आप जानते हैं? उसने फिर पूछ के आगे में हमें जवाब दिया है कि क्या होता है। वो कह रहे हैं कि दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने की मतलब कि एक कैपेसिटी में आ जाते हैं। मतलब उनका अब ये काम है कि अब स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे। सीधी सी बात है, जो मेस्टेमेटिक टिश्यू है उन्होंने अपने रोल डिवीज़न, सबसे जो इनका पावर था, जैसे कि हर किसी का अपना अपना पावर होता है, तो इनके पास जो पावर था वो था कॉन्टिन्यूस डिवीज़न करने का। तो उन्होंने ये पावर को खो दिया। उस पावर को खोने के बाद अब ये मेस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे फेज में आ गए हैं, अब ये परमानेंट हो चुके हैं। आपको ट्रिक के साथ समझना है कि मेस्टेमेटिक टिश्यू इनके पास पावर थी कॉन्टिन्यूस डिवीज़न होने की, लेकिन इन्होंने ये पावर को लूज़ कर दिया। क्या कर दिया? इनके पावर को, ये पावर इनकी चली गई, अब इनके पास डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है इसमें, ये सारा प्रोसेस होने के बाद इनमें एक फॉर्मेशन होता है परमानेंट टिश्यू का। ये एक परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, मीन्स इनके पास परमानेंट शेप हो जाते हैं, परमानेंट साइज हो जाते हैं, परमानेंट फंक्शन हो जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए कितना कन्फ्यूजन हो गया। मेस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया, कॉन्टिन्यूस एबिलिटी को लूज़ करते हैं, डिफ्रेंशिएशन हो गया। एक एक करके समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू जो कि हेल्प करते थे आपको कॉन्टिन्यूस डिवीज़न करने में, तो अब क्या हुआ, वो मेस्टेमेटिक टिश्यू ने अपना कॉन्टिन्यूस डिवीज़न जो है वो लूज़ कर दिया। मीन्स अब वो कॉन्टिन्यूस डिवीज़न नहीं कर सकते, उनका डिवाइड करने का जो कैपेसिटी था ख़त्म हो गया है। क्या हो गया? ख़त्म हो चुका है। तो अब जब इनका
कॉन्टिन्यूस डिवाइड होने का फंक्शन जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं अब अपने फिक्स्ड स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, फिक्स्ड शेप में आ जाएंगे और फिक्स्ड फंक्शन में आ जाएंगे ना। तो इनका जो फिक्स्ड शेप हो जाएगा, फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिक्स्ड फंक्शन हो जाएगा, स्पेसिफिक फंक्शन हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम डिफ्रेंशिएशन। ओके, इसी को क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। इसलिए इस टिश्यू को कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। मीन्स परमानेंट, इनकी जो फंक्शंस होती हैं वो परमानेंट हो गई, फिक्स्ड हो गई। फिक्स्ड कहने का मतलब परमानेंट हो गई, तो ये परमानेंट टिश्यू में आ गए। परमानेंट से समझिए, परमानेंट मतलब कोई चीज़ जो है वो अस्थिर हो चुकी है, फिक्स्ड हो चुकी है, अस्थिर हो चुकी है। तो इन टिश्यू में कुछ तो होगा जो स्थिर हो गया है, कोई एबिलिटी इनकी चली चुकी है, अब ये स्थिर हो चुके हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब इनका एक ही चेहरा है, एक ही फंक्शन है, एक ही साइज है बेचारे का। अब ये फिक्स्ड हो गया, परमानेंट हो गया। और इसी कैटेगरी को, यही जो इनमें जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं फिक्स्ड का, शेप, स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन, यही होते हैं आपको डिफ्रेंशिएशन। यानी इसी को कहते हैं डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन। परमानेंट, एवरीथिंग इज परमानेंट, फिक्स्ड, एंड दिस फिक्स्ड कैटेगरी कैरेक्टर्स विच इज कम अंडर द डिफ्रेंशिएशन, इसी को कहते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को जानने के बाद अब हम आते हैं इनके पार्ट्स पे, कि ये परमानेंट टिश्यू फिर फर्दर किस किस पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। आपके परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड हो जाते हैं आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है वो भी पैराग्राफ हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सिंपल परमानेंट टिश्यू, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of the relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. They are usually loosely arranged. Those large space between cells, intercellular. I am sorry for this alarm. So sorry. चलिए अब फिर से मैं इस पैराग्राफ को पढ़ देती हूँ, क्योंकि बीच में वो साउंड आ चुका था जिसके कारण शायद प्रॉब्लम हो गया, और ऊपर से मेरी आवाज़ और ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जाती है, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ। सिंपल परमानेंट टिश्यू, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू. Parenchyma is the most common simple permanent tissue. It consists of relatively unspecialized cells with thin cell walls. They are living cells. They are usually loosely arranged. Those large space between cells, intercellular space, are found in this tissue. This tissue generally stores food. क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि प्लांट बॉडी होता है ना, उसका सबसे आउटर सरफेस जो होता है वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। आउटर सरफेस जो होती है प्लांट बॉडी वो एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। तो ये जो लाइन कह रहा है कि the few layers of the cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. The parenchyma is the most common simple permanent tissue. Means कि प्लांट बॉडी जो है उसका जो आउटर कवरिंग है वो है आपको एपिडर्मिस, लेकिन एपिडर्मिस के नीचे जो अरेंज्ड है सेल का, वो जो आउटर अरेंजमेंट है सेल का, वो सेल जो है आपको मोस्टली जो परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो आपको पैरेन्काइमा है। कैसे समझ रहे हैं आप, समझिए। प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू की जो आउटर पार्ट है वो है आपको पैरेन्काइमा। मीन्स ये प्लांट बॉडी की एपिडर्मिस के लेयर के नीचे जो स्टार्टिंग सेल्स का अरेंजमेंट होता है, टिश्यू का अरेंजमेंट होता है, वो होता है आपको पैरेन्काइमा। समझ में आ रहा है। अब ये देखते हैं कि ये पैरेन्काइमा क्या है। ये पैरेन्काइमा जो है ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ये जो टिश्यू है इसके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं विथ थिन सेल वाल्स। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, एनसीईआरटी में कितनी बड़ी वर्ड देखते यार। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स में वर्ड में अनस्पेशलाइज्ड सेल मीन्स इनके पास कोई ऐसा फिक्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता है कि जो अनस्पेशलाइज ही समझिए। अनस्पेशलाइज्ड मीन्स ये कुछ स्पेशलाइज्ड काम नहीं करते होंगे, इसलिए तो अनस्पेशलाइज्ड लग दिया है, क्योंकि ये कोई एक फिक्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं करते। मीन्स कि ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये डिफरेंट स्पेशल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हें ऐसा कोई फिक्स्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया है कि तुमको यही काम करना है। ये मल्टीपल फंक्शन भी कर सकते हैं। मीन्स इनका फंक्शन तो ये है, जैसे कि आप फंक्शन को देखिए, मतलब अनस्पेशलाइज सेल की सीधी सी बात कि इनके पास
कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है कि स्पेशलाइज्ड ही फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब जब देखते हैं आप स्टीम, प्लांट बॉडी की जो स्टीम होती है ना, वो भी अनस्पेशलाइज्ड होती है। क्या होती है? अनस्पेशलाइज्ड होती है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होता। ये अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेशलाइज्ड में फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, उस कंडीशन में अपने आप को ढाल देते हैं, इसलिए इन्हें अनस्पेशलाइज कैटेगरी में रखा गया है। सेल्स विच इनकी जो सेल्स होती हैं उनमें जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वो थिन सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज, दूज आर लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स। मीन्स ये जो सेल्स होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर किसी पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस मिल रहा है, जगह मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। अगर ये टाइटली अरेंज्ड होंगे, जैसे कि आप अपनी सॉलिड बॉडी को देखिए, अगर वो टाइटली अरेंज्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होता है उनका स्ट्रक्चर, तो क्या आपको उसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस मिल सकता है? मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो पार्टिकल्स के बीच में जो सेल्स, ये सेल्स हैं, आपको सेल्स के बीच केमिस्ट्री में इंटर मॉलिकुलर आ जाता है, आपको ये इंटरसेलुलर स्पेस है। मीन्स इनके सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है, तो आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। लेकिन जब आप सॉलिड बॉडी को देखते हैं तो क्या उनके बीच में स्पेस होता है? नहीं। ये कहने का मतलब है कि जो थोड़ा सा हल्का लूजली अरेंज है, इनके बीच में गैप है, तो इसे ही कहते हैं हम लोग इंटरसेलुलर स्पीसीज के सेल्स के बीच में कहीं ना कहीं जगह है। अब ये जानते हैं कि इनके सेल्स में जगह, ये सब थिन सेल वाल्स, ये सब क्या है। अब ये कुछ इनके कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको समझना होता है, जो आपको याद रखना होता है। सबसे पहला क्या देखा हमने? इनके पास अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। दूसरा देखा कि इनके पास जो होते इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। तीसरा देखा कि इनके सेल वाल्स थिन सेल वाल्स होते हैं, और ये जो होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और इनका फंक्शन होता है, ये स्टोर करते हैं फूड को, जो कि पैराग्राफ में लिखा है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड इन सम सिचुएशन, इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड ये तो नेक्स्ट लाइन है, इसको बाद में समझते पहले देखते हैं कि दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड। इनका फंक्शन भी एक स्टोरेज हाउस की तरह, ये फूड को स्टोर करके रखते हैं प्लांट बॉडी के लिए। और अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, मीन्स आपको मैंने क्या बताया था ना, ये अनस्पेशलाइज्ड है, समय के साथ अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब ये अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग फिर ये दो पार्ट्स में हम इनको देखते हैं कि दो टाइप्स हो जाते हैं। एक होता है आपको एरेन कायमा, एक हो जाता है आपको क्लोरेन कायमा। क्लोरीन कायमा और एरेन कायमा कहने का मतलब ये है, तो पहले देखते हैं हम लोग क्लोरीन कायमा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले क्लोरीन कायमा ही बताया गया है, तो हम क्लोरीन कायमा ही समझते हैं। इन सब सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरीन कायमा। किसी किसी स्पेसिफिक फंक्शन में जो इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है हम लोग क्लोरीन कायमा। और इन एक्वेटिक केस इनके पास एक लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, जो कि इन्हें मदद करता है प्लांट बॉडी को फ्लोट करने में। ठीक है, तो इसी कारण इस पैन कायमा को कहते हैं हम लोग एरेन कायमा। बहुत सिंपल, क्लोरीन कायमा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एरेन कायमा एयर कैविटी प्रेजेंट है। आपको मिलाना है, कैसे कैसे मिलाते हुए आए हैं हम लोग ट्रिक के साथ, कि हाँ क्लोरीन कायमा है तो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एरेन कायमा है तो एयर कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया आपको पैरेन कायमा के बारे में, तो पैरेन कायमा तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमें सेकेंड टाइप्स के बारे में जानना है कि सेकेंड टाइप कौन सा था, वो था कॉलन कायमा। कंफ्यूज नहीं, क्लोरेन कायमा, ये कॉलन कायमा। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरेन कायमा, लेकिन कॉलन कायमा जो होता है वो प्लांट बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी पहुँचाता है। कभी आपने देखा है कि आपके प्लांट बॉडी, जैसे कि पेड़ में आपको लिप्स लगे हुए हैं, वो लिप्स जो होते हैं इधर से उधर घूमते तो हैं, बैंड होते हैं, लेकिन क्या वो टूट जाते हैं। जैसे कि हवा का झोंका आता है तो कितनी हवा के झोंके में पत्तियां जो होती हैं इधर से उधर, या पेड़ के जो ब्रांचेज हैं वो इधर से उधर से इधर होते हैं, लेकिन क्या वो टूट जाते हैं? हाँ, बिना टूटे वो इधर से उधर नॉर्मली बेंड होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो पहुंचाता है प्लांट बॉडी को, वो पहुंचाता है आपको कॉलन कायमा। आपने देखा है कि इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है कि एक पैराग्राफ पढ़ लिया जाए उसके बाद, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलन कायमा। इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। आप अपने घर में कोई प्लांट बॉडी लगाते होंगे जिनकी जो लत्तियां हैं या उन जो स्टेम्स पार्ट होते हैं वो आपको धीरे धीरे ऊपर में चलने लगते, जिसको जैसे कि आप
किसी फ्लावर्स की प्लांट बॉडी को लीजिए, जैसे आपको कोई भी उनको मतलब जैसे कि प्लांट बॉडी है वो धीरे धीरे अपने टेंड्राइल्स को इंक्रीज करते करते कैसे वो किसी भी दीवार पे चढ़ जाते हैं, फिर वहाँ से जैसे कि आपके घर में डिज़ाइन सा बन जाता है। मैं आपको फ़ोटो लगा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन आपको उसको कभी कभी सहारा देने के लिए किसी रस्सी से बांधना पड़ता है या उनको किसी और चीज़ का सपोर्ट देना पड़ता है, जिससे कि वो धीरे 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 आपकी उस दीवार पे अरेंज्ड होने लगे। अरेंज होते होते वो एक शेप बना लेते हैं। ये खूबसूरती का भी काम है। फ्लावर्स भी मिलते हैं, या कभी कभी जब आप किसी फार्मिंग में जाओगे या किसी फार्मर को देखोगे कि वो अपने खेत में जो वेजिटेबल्स लगाते हैं, कुछ कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसको कि हेल्प चाहिए होता है आपको एक अरेंजमेंट का, कि उन्हें सहायता मिली तो उनके जो मिस्टिंग्स पार्ट होते हैं वो क्लाइम करते 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 ऊपर की ओर चढ़ें और वो ग्रोथ करें। वो इनका ग्रोथ पर्पस होता है। तो इसी कारण ये बिना ब्रेक किए ग्रोथ पर्पस करते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बहुत बहुत थीन इनकी बॉडी होती है, टूटती नहीं है। अगर आप जैसे कि अरेंज्ड हो गए हैं तो आप इसे उठा के नीचे भी रख दीजिएगा तो ये टूटेंगे नहीं। आप एक रस्सी की तरह हो जाते हैं, एकदम हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी रस्सी की तरह हो जाता है, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी समझना है आपको कि जो प्लांट बॉडी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है कॉलेनकाइमा का। क्या होता है कॉलेनकाइमा का? आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीव्स stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregular, thickened at the corner. ये जो सेल्स होते हैं, इनके सेल वाल जो होते हैं कॉर्नर में थिक होते हैं। ये इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में होते हैं सेल्स, और इलोंगेटेड होते हैं, मतलब इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर होते हैं, थिकन होते हैं कॉर्नर में। जब को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जिसको कि आपको समझना होगा। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी मतलब कि स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि इंटरसेलुलर स्पेस दिखाया जा रहा है पैरेन्काइमा में, और फिर उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है कॉलेनकाइमा जिसमें वाल जो है वो कॉर्नर में थिक है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, सेल वाल है। अब हम जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। स्क्लेरेनकाइमा क्या है? अभी तक आपने पढ़ा पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा के बारे में। ये तो बहुत ही लग रहा था आपको भी सॉफ्ट जैसे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो प्लांट बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। लेकिन अब जो भी आ रहा है, कौन आ रहा है वो आपको आ रहा है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो बॉडी को बहुत ही हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करता है। इसका फंक्शन ही होता है। अब देखिए, किसी दो टिश्यू ने इसे स्मूथली फील करवाया प्लांट बॉडी को, और उसको एक स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया, तो क्या वो हमेशा सॉफ्ट ही रह जाएगा? नहीं, इसे हार्डनेस भी चाहिए कि जिससे ये अपनी दुनिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सके, बाहर के लोगों से, बाहर की दुनिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। तो यहाँ पे पैराग्राफ में है, येट अनदर type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. We have seen the husk of a coconut. आपने आपने नारियल देखा है कि नारियल के जो ऊपर में कितनी हार्ड कवरिंग होती है। घर में जब पापा मम्मी लोग अगर वो नारियल को तोड़ना चाहते हैं तो हथौड़े से तोड़ते हैं, कितना वो आवाज़ करता है, कितना मुश्किल से वो टूटता है कि नहीं? तो वो उसमें भी जो प्रेजेंस हुआ है कुछ स्क्लेरेनकाइमा है। उसमें भी जो प्रेजेंस होता है वो आपको जनरली स्क्लेरेनकाइमा होता है, कि वो जब आप नारियल को तोड़ते हैं तो कितना हार्ड लगता है कि भाई साहब अगर किसी के सर पे गिर जाए तो उसका सर फूट जाए, इतना नारियल हार्ड होता है। तो जो हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा को। ठीक है, तो उसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ना वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा को स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू बस प्रोनाउंस करने के लिए बोला गया है कि स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और ये हार्डनेस प्रोवाइड करने का काम जो होता है वो लिग्निन का होता है। ये जो लिग्निन होते हैं ना, ये टाइप्स ऑफ मतलब एक आपको फंक्शन करते हैं। मतलब ये जो थिकिंग जो स्क्लेरेनकाइमा की बॉडी को जो प्रोवाइड करता है, तो प्लांट बॉडी को स्क्लेरेनकाइमा जो नारियल की जो प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है, जो कोकोनट है उसकी बॉडी पे जो स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है जिसने हार्डनेस पहुंचाई है, उस हार्डनेस को पहुंचाने का काम जो करता है वो आपको लिग्निन करता है। ये लिग्निन के प्रेजेंस की वजह से ही ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं हस्क ऑफ कोकोनट को। समझ में आ रहा है? स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस कैसे प्रोवाइड करते हैं? इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है। ऑफ्टन दीज walls are so thick that there is no internal space inside the cell. This tissue is present in stems around the vascular bundle in the veins of leaves
and in the hard covering of seeds and the nuts. It provides strength to the plant parts. आपको एनसीईआरटी की ये लाइन से तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये नट्स की बात हो गई, कोकोनट्स की बात हो गई, ये स्टीम्स की बात हो गई, या विंग्स ऑफ लीव्स की बात हो गई। वहाँ पे जो हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ये स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट करते हैं। लेकिन किसकी मदद से? लिग्निन की मदद से। फिर आगे की पैराग्राफ में है व्हाट यू ऑब्जर्व इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। एपिडर्मिस, मैंने आपको कहा ना कि प्लांट बॉडी का जो आउटर मोस्ट सर्विस होता है वो आपको होता है एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। In some plants living in very dry habitats, the epidermis may be thicker sense protection against water loss in critical. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water resistance layer on their outer surface. मतलब ये पैराग्राफ जब पढ़ते जाइएगा तो बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको ये पैराग्राफ ये समझाना चाहता है कि प्लांट बॉडी में जब आपने देखा कि सबसे जो बाहरी परत था वो आपको था एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ये जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी, हमारी आउटर सर्फेस, हम जैसे आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है। ये लेयर होने का कारण है कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मीन्स अगर कोई प्लांट बॉडी अगर ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे वाटर लेस अमाउंट में है, तो वो एक ऐसा वैक्सी कॉटिंग रिमूव करने में मदद करता है, मतलब रिलीज करता है उनकी बॉडी से, कि जिसके कारण कि उनकी वाटर जो है वो ज़्यादा लूज़ ना हो। मतलब नहीं होता है कि वाटर जो वो वेपराइज्ड हो जाते हैं उनकी लिप्स के पार्ट्स से, उनके बॉडी से, तो वो ना हो, वो वाटर को कैरी करके स्टोर करके रख सके अपने प्लांट बॉडी में, जिससे कि वो हर कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो एपिडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। एपिडर्मिस का फंक्शन ही होता है, अगर ये बाहरी परत है तो ऑब्वियसली ये हमें बहुत प्रोटेक्शन करता होगा। ये प्रोटेक्शन करता होगा लूज़ करने में, कि हम लेस लूज़ करें अपना वाटर को, प्लांट बॉडी कम वाटर को लूज़ करें। फिर उसके बाद ये प्लांट बॉडी जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्लांट बॉडी है आपको, जैसे कि डेजर्ट में आपको कैक्टस है, तो वैक्सी कॉटिंग रिलीज़ करते हैं जिसके कारण कि लेस जो है उनमें से वाटर का रिलीजिंग हो सके। एग्जांपल भी मैंने आपको बताया। आगे का कहा जा रहा है दिस एड्स इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लूज ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेंशन बाय द पैरासिटिक फंजाई सेंस इट हैज़ a protective role to play. Cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat, often their outer and side walls are thicker than the inner walls. जो एपिडर्मस टिश्यू, मतलब कि ये जो है पार्ट जो है एपिडर्मस, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन वन करते हैं। ये क्या कहते हैं कि ना पैरासाइटिक, जैसे किसी प्लांट बॉडी में पैरासाइटिक आके उससे इंजरी नहीं प्रोवाइड करें, तो उस पैरासाइटिक को भी दूर रखने में प्लांट बॉडी मदद कितनी हेल्पफुल है यार। लूज हो वाटर, कम वाटर रेजिस्टेंस से बचाते हैं, कम लूज वाटर हो। फिर उसके बाद और दूसरी बात वाटर रेजिस्टेंस करते थे, मैंने देखा है। और दूसरी बात बताते हैं कि इसको पैरासाइटिक से बचाते हैं, इसको प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ इनमें जो होती है इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होती है, तो इसके कारण ये कॉन्टिन्यूस जो होते हैं वो अरेंज्ड रहते हैं, और ये फ्लैट स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। और जो एपिडर्मिस होती है, ये एपिडर्मिस के जो आपको जो लोअर पार्ट में नज़र आएगा वो आपको स्टोमाटा नज़र आएगा। मतलब ये पैराग्राफ जब आप आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको इसमें बताता है कि एपिडर्मिस जो होता है, इसमें एक लोअर पार्ट में आपको स्टोमाटा नज़र आता है। जो स्टोमाटा होता है ना, बहुत बड़ा फंक्शन है स्टोमाटा का, बहुत बड़ा फंक्शन है। हमारे घर में जो किचन का फंक्शन है ना, वही प्लांट बॉडी में स्टोमाटा का फंक्शन, मीन्स ये फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है। ये स्टोमाटा जो होता है, ये एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोअर एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस में भी अपर एपिडर्मिस होता है, एक लोअर एपिडर्मिस होता है। तो स्टोमाटा जो होता है आपको लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और ये गार्ड सेल से घिरा हुआ रहता है, जो कि फूड प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो एपिडर्मिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल फंक्शन को प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो हमने यहाँ तक आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू तो कवर कर लिया कि सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा होते हैं, कोलेनकाइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। ये तीनों टिश्यू को समझा, बहुत अच्छे तरीके से हमने टिश्यू को समझने की कोशिश की है। लेकिन तब भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत हुई होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इस पर फिर वीडियो बनाऊँगी।
लेकिन आपने पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो पे आप में से किसी ने भी किसी प्रकार का नहीं प्यार दिखाया, ना इस वीडियो को आपने देखा। तो आप उस वीडियो को देखिए तो ही मैं आगे और वीडियो बना पाऊँगी। तो ऐसे ईज़ी रहेगा ना कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मुझे भी इससे आएगा कि नहीं, हाँ मुझे भी इससे और ज़्यादा मेहनत करनी की आएगी कि हाँ मुझे और सारी वीडियोस बनानी चाहिए, जिससे कि ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लग रहा है तो मैं और बनाना चाहूँगी। लेकिन जब आप ही अपनी तरफ से कोई मुझे नहीं दिखाएंगे कि हाँ ये भी, तो कैसे, मेरा तो अंदर का हिम्मत ही टूट जाएगा कि हाँ मुझे बनाना चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप देखिए। अगर ये साउंड की वजह से हो रहा है तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर सकूँ। जानती हूँ मेरी तरफ से बहुत ही सारी कमी है, लेकिन मैं इस कमी को पूरा करने की बहुत कोशिश करूँगी। तो अभी तक हम जानते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, छोटा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बचा हुआ है, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। क्योंकि अब सिंपल परमानेंट टिश्यू में इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के करने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो तब तक आप सिंपल परमानेंट टिश्यू समझिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक्स, बाय बाय।